This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor. And today we will follow IELTS 12 part, and we will follow reading part 3, the most trickiest part in reading. जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाता है वो पार्ट 3 घुमाता है। आइए देखते हैं पार्ट 3 में आज हमें क्या क्या मिलता है। कोशिश करेंगे आज एकेडमिक वालों का भी लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल सामने रख दें और जनरल वालों का भी लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल सामने रख दें। देखते हैं कि पार्ट 3 में यहाँ क्या मिल रहा है। एकेडमिक रीडिंग का ये पार्ट 3 है और ये लिस्ट ऑफ हेडिंग आ गई है। भाई कमाल कर दिया इन लोगों ने, मतलब दाद देनी पड़ेगी। पेपर में ऐसे ही होता है कि आपको अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग को उठा करके ऐसे ही पेस्ट करना है। मतलब अगर अब आप इस पोर्टल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इट मीन्स दैट यू आर प्रैक्टिसिंग योर रियल एग्जाम। मैं हमेशा कहता था ना कि लिस्ट ऑफ हेडिंग को यूं उठा कर रखना है, तो अब ऐसे उठा कर रखना है। आज लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल यहाँ पर आ रहा है, ब्लैंक्स आ रही है, यस नो और नॉट गिवन आ रहा है। बड़ा अच्छा सवाल है, हम इसको फॉलो करने जा रहे हैं आज। और उसके बाद यहाँ देखते हैं, भाई जबरदस्त हो गया। ये देखें, बिल्कुल वही स्टाइल आ गया है पेपर का। ये अब तक, ये कल तक मैंने, देखो ये कल पढ़ाया है मैंने, जबकि शायद ये वाला सवाल उसमें ये नहीं था। और अब बिल्कुल ये रियल एग्जाम का पैटर्न आ गया है। बहुत जबरदस्त हो गया ये। नई नई तब्दीलियां देखने को आ रही हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वन वर्ड ओनली, लिस्ट ऑफ पीपल। ओ माय गॉड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये दोनों सवाल उठा लेते हैं। लिस्ट ऑफ पीपल भी आज के सेशन में आ जाएगा और लिस्ट ऑफ हेडिंग भी आ जाएगा। सही है भाई, आज की ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। अब आपके पास सवाल है, पार्ट 3 है ये, ठीक है ना, पार्ट 3 है। 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। आपके पास इसमें 2 सवाल भी आते हैं, 3 भी आ सकते हैं। जनरल वालों के पास लिस्ट ऑफ हेडिंग आता है, ब्लैंक्स आती हैं, और तीसरा सवाल एमसीक्यूज आ सकता है। आज के सेशन में 3 आपके सामने ब्लैंक्स हैं, फिर आपके पास लिस्ट ऑफ पीपल है, लिस्ट ऑफ पीपल के बाद आपके पास फिर ब्लैंक्स है। देखो, पेपर शुरू करने से पहले तुम इस क्या करोगे, तुमने यहां पर देखा कि यहां लिखा हुआ है ऑटोमेटा एंशियंट ग्रीक्स। अपना टाइमर ऊपर तुम्हारा चल रहा है, 2 मिनट पे ये स्टार्ट हो चुका है। 2 मिनट से हमने स्टार्ट किया है, आखिर में हम देखते हैं इसको कितनी देर। अब तुम्हें यहाँ पर पहले 3 ब्लैंक्स को स्कैन करना है। तो यहाँ ऑटोमेटा और एंशियंट ग्रीक्स, तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें पहले पैराग्राफ में कहीं पर एंशियंट ग्रीक्स नजर आ रहा है। जल्दी से मुझे अंडरलाइन करके दे दो। बस अब सर की बात याद करो, मैंने तुम्हें एक वर्ड याद करवाया था, मुझे माइक में बताना। खुशी होती है जब आप लोग हमारी बातें बता देते हैं। अ नंबर ऑफ, ये कौन सा वर्ड है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। अब इसी लाइन के अंदर देखो, तुमने एंशियंट ग्रीक में तुम्हें कौन सा क्वांटिटेटिव वर्ड वहां नजर आ रहा है? और जो भी अ नंबर ऑफ वर्ड के बाद आएगा वो प्लूरल होने वाला है। तो तुम्हें सेवरल। मिला सेवरल। सेवरल इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव। लिख लो अपने पास, अ नंबर ऑफ इज इक्वल टू सेवरल। और आगे प्लूरल आना था, आ गया। अब उड़ते हुए चले जाओ, उड़ते हुए जाओ, मैकेनिज्म को तलाश करो। और यहां लिखा हुआ है कंसिस्टेड ऑफ। कंसिस्टेड ऑफ, देखो वहां पर कंसिस्ट ऑफ किस तरह से लिख कर दिया है। तलाश करो मैकेनिज्म। कोई मैकेनिज्म का वर्ड नजर आ रहा है तुम्हें? कंसिस्टेड ऑफ, इट सीम्स मोर लाइकली। देखो लाइकली का जुड़वा भाई है, लाइकली का जुड़वा भाई वहां बैठा हुआ है। लाइकली, लाइकली का जुड़वा भाई ये चीज। शिफा, प्रोबेबली, जैसे मैंने बोला इन्होंने फौरन पकड़ लिया। लिख लो अपने पास, लाइकली प्रोबेबली। मिल गया, एक ही रिश्तेदार है ये। अब बताओ इसके अंदर आगे जाओ, विच कंट्रोल देम कंसिस्टेड ऑफ। कंसिस्टेड ऑफ, ऊपर नीचे देखो। कंसिस्टेड ऑफ डैश विच वर्क बाय ह्यूमन ऑपरेटर। ह्यूमन ऑपरेटर तो ह्यूमन एक्शन हो गया, तुम आगे चले गए। रिवर्स लगाओ,
तुम्हें फ्रेज तलाश करना होता है। देखो कंसिस्टेड ऑफ, तलाश करो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहाँ है? ये रहा प्रेपोजिशन। एक्टिवेटेड बाय, कंट्रोल्ड देम, कंसिस्टेड ऑफ बाय लिवर्स। लिवर्स, जवाब मिल गया, लीवर्स। ठीक है, चलें आगे। डिजाइन टू बी विद एन एजुकेशनल पर्पस, डिजाइन विद एन एजुकेशनल पर्पस। जाओ एजुकेशनल पर्पस देखो, ऐसा कोई वर्ड है जो एजुकेशनल है? लास्ट लाइन में बताओ एजुकेशनल क्या है? एजुकेशनल है साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये एजुकेशनल है। ये पूरा एजुकेशनल पर्पस हो गया। अब बताओ लेकिन जवाब में क्या लिखोगे? रिवर्स लगाओ। डिजाइन टू बी डैश टॉय। टॉय कोई एजुकेशनल पर्पस थोड़ी नहीं होता। आगे जाओ, तुम्हें जवाब मिलेगा। कॉमन सेंस यूज करो। डिजाइन टू बी, डिजाइन टू बी टूल्स, डिजाइन टू बी टूल्स विद एन एजुकेशनल पर्पस। 3 नंबर आपने निपटा दिए। कितनी देर में? 3 मिनट में। ऊपर देखो 2 मिनट में स्टार्ट किया था, 6 मिनट में पहुंच गए और हम लोग। अब तुम्हें क्या देखना है? तुम इनके नामों को स्कैन करोगे। करना शुरू कर दो जल्दी से स्कैन तुम लोग। पहला नाम देखते हैं किस, ये रहा सर पहला नाम। दूसरा नाम अरब इंजीनियर्स, अरब इंजीनियर्स, ये रहा सर। तीसरा नाम मैलर्ड, आ रहा नाम नजर? म्यूलर नहीं आ रहा है? हमारी आंखों में तो नहीं आया। नहीं है, पक्की बात है। आगे ये डाविंची तो आ गया, लेकिन ये वाला नाम तो वहां नहीं है ना। ऐसे तो कोई नाम नहीं है। मैलर्ड देखो नजर आ रहा है? मैलर्ड, मैलर्ड। हमारी आंखों में तो कोई नाम ही नहीं आ रहा। देखो इधर कोई है और कोई नाम नजर आ रहा है? ये आया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई थी, थोड़ी देर के लिए तेज हुई थी, नाम ही नहीं मिल रहा। जिन उसके बाद अगला नाम, उसके बाद मैरलिन। ये बस हमारी आंखों का कमाल है। आंखें आपकी पेपर में भी काम करती। ये मिल गए, सारे नाम मिल गए। अच्छा अब आगे क्या है? इतना बड़ा पैराग्राफ का, अब हम क्या करेंगे? तो हमने कहा हमारे पास कुछ ब्लैंक्स भी हैं। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? मैकेनिकल। वहां पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? मैकेनिकल। निपटा दे ब्लैंक्स को। भाई जब आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर आपको प्लेट में रख के दे रहा है, पूरे पैराग्राफ आपके सामने, मैकेनिकल से शुरू हो रहा है, 19th सेंचुरी में खत्म हो रहा है, तो आप जो चीज आपके लिए आसान है उसको पहले निपटाओ पार्ट 3 के अंदर। चलो अब लिखा हुआ है कोर्ट लाइफ इनसाइड, आ जाओ कोर्ट लाइफ को तलाश करो। कोर्ट लाइफ नजर आ रही है कहीं पर? कोर्ट, कोर्ट नजर आ रहा है? कोर्ट, कोर्ट लाइफ। देखो कोर्ट लाइफ नजर आ रहा है? कोर्ट लाइफ, बस तुम्हारी आंखें ढूंढ कर लाएं जल्दी से। कोर्ट लाइफ यस सर। और आ गया तो मार्क करें। पेन दे दिया हमने आपको, ये आ गया कोर्ट लाइफ। अब बस इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो। इसमें तुम्हें कहीं पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कोर्ट लाइफ इनसाइड आ। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, सेंटेंस पूरा पढ़ते हुए आओ जहां से कोर्ट लाइफ इनसाइड आ। कोर्ट लाइफ इनसाइड आ, वहीं पर देखो हलवा बनाकर दिया हुआ है उसने, बिल्कुल हलवा बना दिया है। इनसाइड आ, हलवा बना दिया, इतना हलवा। पैलेस, उड़ते हुए जाओ। बताओ ये कौन सा वर्ड है? आज दोबारा आ गया तुम्हारे सामने। वेरियस, कौन सा वर्ड है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। अब तुम दोबारा ऐसे वर्ड को तलाश करो जिसमें, जो तुम्हें क्वांटिटी के बारे में बता रहा हो। वेरियस, और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम, टोटल ऑफ। और आगे देखें, वो पहले ये तलाश करो, बिल्डिंग वर्कर्स, बुचर एंड बार्बर। ये सब कौन है? कौन है ये बिल्डिंग वर्कर्स? बिल्डिंग वर्कर्स सब कौन है ये? देखो लिख लो, ये बहुत दफा मैंने पढ़ा है। पीरियड इज इक्वल टू टाइम, पीरियड इज इक्वल टू टाइम, पीरियड इज इक्वल टू टाइम। ये वर्ड नोट कर लो अपने पास। और फिर देखो वहां पर लिखा हुआ है ऑफ द,
वहां पे भी लिखा हुआ है ऑफ द। तो वेरियस के बाद में क्या लिखूं हम? वेरियस के बाद क्या लिखूं जवाब में? मैनर या ट्रेड्स? वेरियस ट्रेड्स ऑफ द टाइम। डैश प्रोवाइड्स। प्रोवाइड्स को देखकर मुझे बताओ जवाब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर। सिंगुलर होगा। मैकेनिकल Singular. सिंगुलर होगा। मैकेनिकल थिएटर पे चले जाओ और देखो मैकेनिकल थिएटर को ताकत कौन देता है? किस चीज की ताकत से चलता है? सोलर की ताकत से चलता है? किसकी ताकत से चलता है? देखो मैकेनिकल थिएटर है, कहीं मैकेनिकल थिएटर नजर आ रहा है? मैकेनिकल थिएटर, द थिएटर। देखो सेंटेंस को पूरा पढ़ो, बताओ इसके अंदर कौन सी ताकत है? कॉमन फिजिक्स पढ़िए, कौन सी ताकत है ये? जवाब में क्या लिखूं? जवाब में क्या लिखूं? वाटर। पानी से बिजली बनती है ना भाई। न्यू, न्यू डैश दैट हैव डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। चले जाओ नीचे 19th सेंचुरी में, बताओ न्यू क्या? न्यू क्या? पहली लाइन में बताओ न्यू क्या? न्यू क्या होती है? कॉमन सेंस है। न्यू क्या होती है? टेक्निक। टेक्निक। टेक्निक्स होती है, न्यू टेक्निक्स। न्यू टेक। उसके बाद आगे चले जाओ, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और आगे चले जाओ। आगे देखो दोबारा, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी मोस्ट ऑटोमेटा। मोस्ट का वर्ड देखो, मोस्ट ऑटोमेटा वर इंटेंडेड फॉर यूज बाय। ज्यादातर अब 19th सेंचुरी में कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है? दे बिकेम टॉयज फॉर चिल्ड्रन रादर। चिल्ड्रेन। पहले होता था कि एडल्ट्स ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अब जो है वो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, चिल्ड्रन। आपने कितने जवाब दे दिए? 5 और 3 8। 12 मिनट में उसमें से 2 मिनट निकाल दीजिए, 10 मिनट में आपने अपनी ब्लैंक्स निपटा दी। अब आपके पास 1 2 3 4 5, 5 मिनट का पेपर बाकी रह गया। अब आपने अगर अपनी चीजों को हाईलाइट किया हुआ है तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने अगर चीजों को हाईलाइट करके रखा हुआ है, जैसे हमने पहला नाम हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने से पहले सुन लो, रुक जाओ, इन खत्म हो जाएगी तुम्हारे पेन की। ये देखो मारिया मीना बेटा, चले। वो मेरे ख्याल से आप लोग अपने मोबाइल को टच भी करते होंगे ना, तो वो लकीर आ जाती है। Created an automata that represent a bird in water interacting with its surrounding। ये बात किसने कही? Created an automata that performed on musical instrument। ये बात किसने कही? Produce documents about how to create automata। ये बात किसने कही? Created automata which require a human being to operate the mechanism। ये बात किसने कही? Used air and water। Used air and water। अब आपने ये पांचों बातें पढ़ ली। आइए, पहला राइटर आपके सामने, एक्सपीरियंस विद एयर एंड न्यूमेटिक प्रिंसिपल। अगर आपको फिजिक्स आती है तो न्यूमेटिक, न्यूमेटिक और एयर। न्यूमेटिक निमोनिया होता है ना, बच्चे को पानी में आपने छोड़ दिया नहाने के लिए बारिश में, निमोनिया हो गया। सर 35 तो मिल गया है जिसमें वो वाटर टेक्नोलॉजी का पावर ऑफ। जवाब किसके साथ जाएगा? मार्क कीजिए। अब जिसके साथ आपका जवाब गया, अब देखो पेपर में क्या करना है। ये बिल्कुल पेपर का इन्होंने पैटर्न सेट कर दिया है कि यहां पर आपको ये बात कही है किसने? जिसका लेटर है उसके ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा, बस माउस ले जा करके क्लिक कर दो ऐसे कि ये बात इसने कही है। अब अरब engineers and the 19th and 13th century wrote wrote and how to build programmable musical fountains। बताओ, wrote and how to build।
ना मुन्ना ना, तुम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देख रही हो ना सिर्फ, तुमने सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा है, तुमने सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा है, तुमने ये नहीं देखा लड़की, रोट डिटेल्ड एंड हाउ टू बिल्ड, रोट डिटेल्ड जब आप लिख रहे हैं, और हाउ टू बिल्ड इसका मतलब प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स अबाउट हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटा। ये बात किसने कही? इसने कही, बी वाले ने। ठीक है ना। अब देखो अरब इंजीनियर्स का बी है, तो तुम्हें यहां पर बी को सिलेक्ट करना है, ऐसे पे बिल्कुल पेपर में करना है, सेम टू सेम। आगे चलिए, अब अरब इंजीनियर्स के बाद आप उड़ते हुए चले जाइए मैलर्ड के पास। Made extensive use of gearing and cogs to produce automata horse, worked by turning a handle, worked by turning a handle, worked by turning a handle। ये हैंडल कौन टर्न करेगा? वर्क बाय टर्निंग अ हैंडल, वर्क बाय टर्निंग अ हैंडल। हैंडल टर्न करना पड़ेगा, वो इंसान ही करेगा ना भाई, वर्क बाय टर्निंग अ हैंडल। ठीक है, योर आंसर गोज विथ 34। चलिए अब आ जाइए इसकी बात। प्रोड्यूस्ड अ डक made of glided copper which ate, drank and quacked like a real duck. He also made a life, he also made a life size female flute player। फ्लूट प्लेयर, फ्लूट प्लेयर किसे कहते हैं? फ्लूट प्लेयर created an automata that performed on musical instrument। flute is a musical instrument। ये बात किसने कही? ये बात इसने कही। देख के आंखें खोल के आपको जवाब लगाना है पेपर में। सही है। अब आपके पास मेरलिन आ गई है, मेरलिन, एक मेरलिन है, पढ़िए। मेरलिन इन अनदर वेल नोन मेरलिन सिल्वर स्वान। स्वान किसे कहते हैं भाई? स्वान किसे कहते हैं? स्वान किसे कहते हैं? स्वान इज अ बर्ड। The swan sits in a stream consisted of glass rod, a small, where small silver fish are swimming. When the clock work is wound, a music box plays and the glass rod rotates, giving the impression of a flowing stream. The swan turns its head from side to side. It soon notices fish and man catch the fish। मिल गया? चले जाएं इसके साथ, पक्की बात है। इसकी बात आखिर में तो इंजीनियर है, उसने तो मेरे ख्याल से कुछ और ही बनाया है। थैंक यू वेरी मच। 17 मिनट ऊपर देखो, 2 मिनट हमारे निकाल दो। 15 मिनट में तुमने सॉल्व कर दिया। पहले आपने ब्लैंक्स निपटाई, ब्लैंक्स के बाद आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग को निपटाया। याद रखा करो, पार्ट 3 के अंदर जो चीज ब्लैंक्स अगर मिल जाए, एमसीक्यूज मिल जाए, वो पहले निपटा दो, तुम्हें पता है वो जवाब कहां पर है। उसके बाद तुम आ जाओ अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के ऊपर या लिस्ट ऑफ पीपल पर। लिस्ट ऑफ हेडिंग की अगर मैं बात करता हूं, चलिए आइए लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरफ चलते हैं। बिल्कुल यही सवाल आपको जनरल रीडिंग में भी देखने को मिल सकता है, जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूं। देखिएगा, अब आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल है, इसको वापस भेज देते हैं यहां पर। लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ दूसरा सवाल है ब्लैंक्स, 4 नंबर। तीसरा सवाल है यस नो और नॉट गिवन, यानी कि वही ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अच्छा, अब इस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक नोट करें पहले। ये बात जहन में बिठा लें कि आपको हर पैराग्राफ को पढ़कर 1 नंबर तो मिलना ही है। 1 नंबर आपको मिलेगा, आप हर पैराग्राफ की हेडिंग आपको बतानी है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि पहले तुम इसको सॉल्व कर लो, ये वाला सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो उसके लिए भी तुम्हें पैराग्राफ तो रीड करना पड़ेगा। तो क्या तुम 2-2 दफा पैराग्राफ रीड करोगे? फिर मैं अगर कहूं कि पहले ब्लैंक्स कर लो, तो क्या तुम 2-2 दफा 3 दफा पैराग्राफ रीड करोगे? तो ये गलती, जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल करते हैं तो आप ये गलती मत कीजिएगा। सर स्कैनिंग कर ले, स्कैनिंग भी मेरी नजर में आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पर देख लिया कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, द आर्सन फॉर प्रॉफिट। तो आपने इस बात को स्कैन करना है कि ये कहाँ लिखा है, जो आपकी हेडिंग है। तो आपको ये शायद यहां पर नजर आ गए, आर्सन फॉर प्रॉफिट। कोई ये नहीं कह सकता कि ये फ्रेंदा ब्लैंक आखिर में है तो बीच में कहीं भी हो सकती है। आप स्कैन कर ले उसका कंटेंट कहाँ मैच हो रहा है। तो आर्सन फॉर प्रॉफिट इत्तेफाक से
सामने ही आपको नजर आ रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर एक बात और रीड कर लें। अब यहां पे भी देखें आर्ट्स एंड प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसका मतलब देखो ये जो जवाब 37 और 38 का है, ये मुमकिन है कि आपको पैराग्राफ ए और से पढ़कर ही देना हो, तो आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए और इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद अपनी मेमोरी में सेव कर लें। ठीक है, मैंने कोई स्कैनिंग करने की इजाजत नहीं दी कि आप स्कैन करें, मैंने सिर्फ आपको ब्लैंक्स को स्कैन करने के लिए कहा कि देख लो अगर तुम्हें ब्लैंक्स पहले पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ में मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, उसको स्कैन करके रख लो। और तुमने जैसे तुमने स्कैन किया तुम्हारे सामने आ गई, तो दैट्स योर गुड लक। ठीक है ना, कभी कभार बैड लक भी होती है, नहीं मिल रही होती है आपको, तो फिर मैं उस वक्त दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और पार्ट 3 के अंदर आपको अपना टाइम जो है ना बिल्कुल जाया नहीं करना होता, यू हैव टू सेव योर टाइम समहाउ एनी हाउ। ठीक है, चलिए अब आप जा रहे हैं सर, आप शुरू करें पेपर? नहीं भाई, अभी कहाँ, अब जाकर पहले सारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को रीड करो। कोर्सेज दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, a course title with two meanings, the equal importance of two key issues, applying a theory in an unexpected context, the financial benefits of studying, a surprising course title, different names for different outcomes, the possibility of attracting the wrong kind of student। आपने सारी बातों को, सारे हेडिंग्स को अपने जहन में रखा, सामने रखें, और याद रखिए जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो लिस्ट ऑफ पीपल से कैसे मुख्तलिफ होता है। जब हम लिस्ट ऑफ पीपल का सवाल करते हैं तो उसके अंदर हम डेटा को मैच कर रहे होते हैं कि ये बात किसने कही, और वो मैच हो जाती है आसानी से। लिस्ट ऑफ हेडिंग ऐसी नहीं कि ये बात कहाँ कही, किसने कही, कहाँ लिखी हुई है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली आपके पैराग्राफ का मेन आइडिया है। आप पैराग्राफ, कभी कभार तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो वाकई लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ मैच होता है। कोई एक लाइन आपको नहीं मिलेगी, कोई 2-4 वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे कि जो मैं आपसे कह दूं कि ये आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग का जवाब। पूरा पैराग्राफ कभी कभार ज्यादातर आपको उस हेडिंग तक लेकर जाता है। आइए तवज्जो के साथ देखते हैं। हमने सारी हेडिंग्स को पढ़ लिया, हमारे जहन में है कि हमें यहाँ पर ब्लैंक्स भी मिल सकती हैं, तो हम पैराग्राफ ए पे थोड़ा वक्त ज्यादा स्पेंड करेंगे बिकॉज वी मे गेट 2-3 मार्क्स। I would found an institution where any person can find instruction in any subject. That was the founder's motto for Dash, and it seems an apt characterization of different universities. Also in the USA, where I currently teach philosophy, our students can prepare for a career in resort management, engineering, interior design, accounting, music law, enforcement, you name it. But what would the founders of these two institutions have thought of a course called Arson for Profit? मजाक नहीं कर रहा मैं, I kid you not, I kid you not, मैं मजाक नहीं कर रहा। मीन्स आर्सन फॉर प्रॉफिट यानी आग लगाइए फायदे के लिए। अब ये बेसिकली है क्या, अ कोर्स कॉल्ड, तुमने देखा अ कोर्स कॉल्ड, जैसे तुमने यहां देखा पढ़ा अ कोर्स, तुम वहां जाओ, तुम्हें, और उसने ये भी कहा आई कैड यू नॉट, तो उसका भी तुम्हें एक सिमिलर वर्ड वहां मिल रहा है, और इत्तेफाक से तुम्हें कोर्स कॉल्ड आर्सन फॉर प्रॉफिट आई कैड यू नॉट, तो तुम किस हेडिंग के साथ जाओगे, पहुंच जाओ। अब कोर्स विद टू मीनिंग्स, इसकी मीनिंग्स हमें नहीं बताई अभी, तो उसने कोर्स टाइटल बताया। अब कोर्स कॉल्ड, आपको लग रहा होगा 1 होगा, वहां कोर्सेज भी है, फिर 2 में कोर्स टाइटल भी लिखा हुआ है, लेकिन दिस इज एक्चुअली, जब कहते हैं ना आई किड यू नॉट, तो इट मींस अ सरप्राइजिंग कोर्स टाइटल।
चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपने स्कैन किया हुआ था तो फायदा ये होता है कि आप बजाय आगे चलने के आप कहते हैं रुकिए सर, रुक जाइए। क्यों भाई? देखिए सर, अंडर ग्रेजुएट्स who are studying, I kid you not, any undergraduate who have met the academic requirement can sign up for the course in our program in fire science. 2 words लिखने की इजाजत है, who are studying dash। तो बताओ कौन से 2 words लिखोगे? फायर साइंस, फायर साइंस। आगे चलते हैं। आपको 1 नंबर, आपने 2 नंबर यहां से गेन कर लिए। Naturally, the course is intended for prospective arson investigators. The course expectation is that they will become what? पहली लाइन पढ़ के जवाब दो। They will become what? They will become, 2 वर्ड्स लिखने की इजाजत है आगे, लेकिन आर्सन लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ क्या लिख दिया? इन्वेस्टिगेटर स्पेशलाइजिंग इन आर्सन। अब पेपर में 0 ऐसे मिलता है कि आपने लिख दिया आर्सन इन्वेस्टिगेटर, आगे लिखा हुआ है आर्सन, तो आपने सिर्फ इन्वेस्टिगेटर ही लिखना है, इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है। एंड फाइंड व्हाट, जाओ आगे पढ़ो। एंड फाइंड व्हाट ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट, नहीं नहीं अब बहुत आगे चले गए। हाँ ये फाइंड, discovering who did it, establishing a chain of evidence, find evidence, find evidence of criminal intent leading to successful dash in the court। कोर्ट की क्या? कोर्ट की क्या? जाओ कोर्ट को। ये शिफा, यू आर गोइंग ग्रेट गन्स, यू आर वेरी क्विक। यस, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हो गया? चलो ऊपर आ जाओ। अब आपने ब्लैंक्स निपटा दी, जहन आपका इधर हो गया, आपको 5 नंबर आपके हाथ में आ गए। अब आप फोकस करेंगे यहां से। बट wouldn't this also be perfect course for arsonists to sign up for? My point is not to criticize academic program in fire science. They are highly welcome as a part of increasing personalization of this and many others occupations. However, it is unknown for a fire fighter to torch a building. This example suggests how dishonest and illegal behavior with the help of higher education can creep into very aspect of public and business life. This example suggests how dishonest and illegal behavior, match karo, with the help of higher education can creep into very every aspect of public and business life. Negativity तलाश करो, dishonest and illegal behavior is equal to wrong kind of student. Possibility of attracting, can talks about possibility creeping into. अब आइए जरा इधर 37। आपको अभी तक ये वही है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। It is difficult to attract students onto course that do not focus on a career. अभी तक ऐसी कोई बात मेरे सामने से आई? ऐसी कोई बात हमने कही है अभी तक? क्योंकि आर्सन फॉर प्रॉफिट आ चुका है तुम्हारे सामने ए के अंदर, और ये वाली बात जो अभी आपने सामने पढ़ी है, हाउ डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर, तो ये वाला तो नॉट गिवन हो गया सीधा सीधा। सही है। मैं आज एक टेक्निक भी सिखा रहा हूं, समझना बात को। अब बताओ, जब उसने ये वाली बात कही, हाउ डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ हायर एजुकेशन कैन क्रीप इनटू वेरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड बिजनेस लाइफ। अगर किसी ने ये कोर्स कर लिया आर्सन फॉर प्रॉफिट, तो बताओ ये इसका जवाब तुम अब यस दोगे या नो दोगे?
The arson for profit would be useful for people intending to set fire to buildings. Yes or no? ये वाली बात जो मैंने हाईलाइट की है इसी बात को पढ़कर कि हाउ डिसऑनेस्ट एंड इलीगल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ हायर एजुकेशन, उन्होंने बाकायदा डिग्री ले ली कि आग कैसे लगाई जाती है। तो भाई अगर कोई आग लगाना भी चाहता है तो बिल्कुल लगा सकता है, इट इज एब्सोल्युटली यस। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं टाइम सेविंग टेक्निक इन दिस क्वेश्चन। तुमने पहला जवाब नॉट गिवन लगा दिया, तुम्हें कोई ऐसी बात मिली नहीं। दूसरा जवाब तुमने यस लगा दिया। अब आंखें बंद करके पेपर में बताओ, माइक में बताओ 31 का जवाब, 39 और 40 का जवाब क्या लगा कर आओगे? पहले का जवाब नॉट गिवन हो गया, दूसरे का जवाब यस हो गया। अब आंखें बंद करके बताओ, माइक में बता दो दूसरे का जवाब 39 और 40 के जवाब क्या लगा कर आओगे बगैर पढ़े? नो नो। ये होती है टाइम सेविंग टेक्निक। सर इसमें से अच्छा, इन दो में से क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि एक सही होगा और एक गलत होगा? 50-50। क्योंकि एक तो 9 लाजमी आता है पेपर में, एक तो 9 लाजमी आता है। तो मैं कहता हूं भाई एक नंबर जाने दो, अगर टाइम आखिर में बचे तो पढ़ लेना, लेकिन अपना टाइम इस सवाल पर जाया नहीं करना। यही टेक्निक आप अप्लाई करते हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में, अगर वो पार्ट 3 में आते हैं। यही टेक्निक अप्लाई की जाती है यस नो और नॉट गिवन में। हमने देखा क्या मैंने कोई ज्यादा स्ट्रेस लिया इस सवाल का, या मैंने टेक्निक से इसको सॉल्व कर दिया? मैंने सिर्फ दो को सॉल्व किया जिसका आंसर मुझे कंफर्म था। मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली। जब मेरे दो जवाब मुझे कंफर्म थे तो मैंने इसको आंखें बंद करके दोनों के नो लगा दिए। आखिर में टाइम बचेगा तो मैं आ जाऊंगा इसकी तरफ। अब मेरे पूरे पेपर का फोकस कहां सेट हो गया? लिस्ट ऑफ हेडिंग, रीडिंग। सर ये टेक्निक सिर्फ उसी वक्त अप्लाई होगी जब पहला नॉट गिवन और दूसरा जो है वो यस होगा और बाकी दोनों होंगे? अगर पहला पहला नो हो जाता, दूसरा यस हो जाता, और मुझे अपने जवाब पर भरोसा होता, यकीन होता। क्या यकीन होता? कि भाई जो मैंने जवाब लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। पहला जो है मेरा यस है, दूसरा नो है। तो बताइए अब तीसरा और चौथा आप जवाब दोनों में क्या लगाएंगी? नॉट गिवन। नॉट गिवन। क्योंकि नॉट एक गिवन। नॉट गिवन तो पेपर में लाजमी आता है, लेकिन अगर आपने अक्कड़ बक्कड़ कर दिया, इसको यस कर दिया और नीचे को नॉट गिवन कर दिया, तो हो सकता है आपका वो दोनों गलत हो जाए। मैं कहता हूँ दोनों को नॉट गिवन कर दो, एक तो सही होगा ना, अगर तुक्का ही लगाना है। अगर टाइम सेविंग टेक्निक अप्लाई करनी है तो दोनों जवाब सेम। ठीक है, गॉट इट। चले आगे। चले, अब आपके पास सी है। सिर्फ एक ही टारगेट सेट कर लें अब आप, और वो टारगेट क्या है? यू हैव टू आंसर लिस्ट ऑफ हेडिंग। पढ़िए। I realized that this is a new when I was invited to speak before a class in marketing, which is in another of our degree program. The regular instructor is a colleague who appreciates the kind of ethical perspective I can bring as a philosopher. There are endless ways I could have approached this assignment, but I took my cue from the title of the course, Principle of Marketing. I took a cue from, और फिर उसने यहाँ पर एक बात और कही थी, marketing, class in marketing. It made me think to ask a student, is marketing principle? After all, a subject can have principle in the sense of being codified, having rules as with football or chess, without being principle in the sense of being ethical. Many of the students assume that the answer to my question about marketing principle was obvious. No, just look at the ways in which everything under the sun has been marketed. Obviously, it need not to be done in a principled ethical fashion. आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, और पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद अब आप अपनी मीनिंग्स को
एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है। शायद आप शॉर्ट लिस्ट कर चुके होंगे कि सर या तो ये 1 के साथ जा रहा है या फिर ये 2 के साथ जा रहा है? कुछ लोगों ने शायद इस तरह से शॉर्ट लिस्ट करके बैठे हुए होंगे कि सर मुझे या तो ये जा रहा है या फिर ये इसके साथ। देखते हैं कितने टिक लगते हैं 1 पर और 2 पर। कुछ लोग कहीं और ही जा रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं। A course title with 2 meanings. A course title with 2 meanings. आगे चलिए। Is that obvious? I made the suggestion, which may sound downright crazy in the light of evidence that marketing is by definition principled. My inspiration for this judgment is the dash who argued any body of the knowledge consists of an end or purpose and a means. My inspiration for this judgment. अब देखो, my inspiration for this judgment की बात को जब तुमने पढ़ा, तुम किसके साथ जाओगे? My inspiration for this judgment. Very good. बाकी लोग, my inspiration for this judgment, it means applying a theory in unexpected context. Applying a theory means my inspiration for this judgment, right? आगे चलिए. Let us apply both the terms means to end and to marketing. The students who have signed up for a course in order to learn how to market effectively, but what to end, there seems to be 2 main attitudes toward the question. One is the answer is obvious. The purpose of marketing is to sell things to make money. The other attitude is that the purpose of marketing is irrelevant. Each person comes to the program and course is his or her own plan. And these need not even concern of acquisition, marketing, expertise as such. My proposal, which I believe would also be Ken's, is that neither of these attitudes capture the significance to the end means for marketing. A field of knowledge or a professional endeavor is defined by both means and end, hence both deserve scrutiny. A student need to study how to achieve X and also what X is. मेरी इस बात को दोबारा सुनिएगा. अब फील्ड ऑफ, पहले से टिक आ गए मतलब समझ नहीं आई, मतलब मैंने अभी वो बात पढ़ी नहीं, टिक पहले से आ गए. वाह भाई वाह, इतने पहुंचे हुए स्टूडेंट है हमारे. A field of knowledge or a professional endeavor is defined by both means and end. आपने शायद ये वाली बात पढ़ ली होगी, 2 main attitudes वाली बात को आपने यहीं से फोकस कर लिया होगा. 2 main attitudes. 2 main attitudes का मतलब आपने शायद 2 की इश्यूज को वहां से पकड़ लिया, ठीक है ना. और उसके बाद वो कहता है स्टूडेंट नीड टू स्टडी हाउ टू अचीव एक्स and also what X is. It means the equal importance of the 2 key issues. लेकिन बहुत सारे बच्चों ने शायद ये 2 main attitudes पकड़ लिया. ठीक है, आगे चलिए. It is at this point, Arson Profit becomes supremely relevant. That course is presumably all about means, how to redact and prosecute criminal activity. It is therefore assumed that end is good. It is assumed that end is good. End का मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं end का मतलब? End is good. And in ethical sense, when I asked fire science student to articulate the end or purpose of their field, they eventually generalize or something like safety and welfare of society. मतलब पूछा जाए हाँ भाई क्यों कर रहे हो, तो वो शायद ये बात कहें, which seems right. As we have seen, someone could use the same knowledge means to achieve a much less noble and such a personal profit via destructive, dangerous, reckless activity. आग लगा दें, ठीक है ना. But we would not call firefighting. लेकिन हम इसको firefighting नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे इसने आग लगा दी. We have a separate word for it, arson. ठीक है ना. और वो उसके लिए हमने फायर फाइटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया. दैट्स अ पॉजिटिव वन.
कहते हैं if you employed the principle of marketing is an unprincipled way, you would not be doing marketing. We have another term fraud. मतलब आप हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन अब हमारे नाम से मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो मार्केटिंग नहीं है, वो फ्रॉड है। ठीक है ना। इसी तरह से कैन गिव्स द एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर एंड अ पॉइजनर हु यूज द आइडेंटिकल नॉलेज टू अचीव द एंड। वी वुड से डॉक्टर ने टीका लगाया, मरीज उड़ गया, तो हम कहेंगे डॉक्टर इज प्रैक्टिसिंग। लेकिन उस किसी और एक आम आदमी ने लगाया, हम बोलेंगे दिस इज अ मर्डर। समझ रहे हैं? यानी कि डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट आउटकम्स। आपको बात समझ आई सर की कि पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं और पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट आता है। कोई कहीं पर ऐसा भी होता है कि किस्मत अच्छी होती है, साथ दे देती है, एक लाइन बता देती है जवाब। लेकिन आपने देखा मैं पूरी बात पढ़ रहा हूं तो पूरी बात को पढ़ने के बाद उसका एक्सट्रैक्ट हमारे सामने आता है और आपने इस तरह से निपटा दिया। हिरा का सवाल आ रहा था, हिरा का सवाल ले लेते हैं। यस हिरा। सर ये लिस्ट ऑफ हेडिंग अभी भी मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। जब तक आप साथ साथ पढ़ा रहे होते हैं तब तक समझ आ रही होती है, लेकिन अभी भी मैंने बहुत सारी जब प्रिडिक्शंस की है हेडिंग थी तो वो मेरे गलत निकल जाते। नहीं ना, प्रिडिक्शन कौन किसने किसने कहा प्रिडिक्शन करनी है? प्रिडिक्शन नहीं करनी, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर आप अपनी हेडिंग्स को शॉर्ट लिस्ट करें। एक और आसान तरीका बताऊं आपके लिए, एक और तरीका बता देता सर हूं। बता दें। जो सबसे छोटा पैराग्राफ हो पहले उसको निपटाओ। जो सबसे छोटा पैराग्राफ हो पहले उसकी हेडिंग निपटा दो। तो इस तरह से पता है क्या होता है, तुम देखना तुम्हारी 5 हेडिंग्स में से 4-3 चली जाएंगी, तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाता है जवाब देना। अब ये टेक्निक अप्लाई कीजिएगा, सबसे छोटे पैराग्राफ की हेडिंग सबसे पहले बता दें। ये आसान होता है, करके देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, ये दूसरा रास्ता होता है। अनमोल। सर मेरा सवाल ये है कि जो पेपर बेस्ड है उसमें ये जो हेडिंग्स है वो हमें लिखनी होगी तो, और कंप्यूटर बेस्ड में तो नहीं। पाकिस्तान में देंगी या नॉर्वे में देंगी पेपर? सर मैं पेपर बेस्ड लूंगी। कौन से कंट्री में देंगी? यहाँ ही पाकिस्तान में सर, आईडीपी के थ्रू। 1 साल 2 महीने हो चुके हैं पाकिस्तान में पेपर बेस्ड बहुत हो चुका है। मैं जब भी तो बेटा पोर्टल पे पढ़ा रहा हूँ, डे 1 से कह रहा हूँ पोर्टल के ऊपर ही प्रैक्टिस करें। आपको पेपर पोर्टल पर ही देना है और ऐसे ही बिल्कुल सेम रीडिंग 100% सेम हो गया। ये एज इट इज आपका पोर्टल जो ये आ गया है सामने, इन्होंने बिल्कुल 100% आइडेंटिकल कर दिया, 100%। अब हर सवाल को एग्जैक्टली उस तरह से आपको यहां पर मिल रहा है जैसा आपके पास रियल एग्जाम में है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फॉर असाइनमेंट्स फॉलो गूगल क्लासरूम। अस्सलाम वालेकुम।